म्यूट है क्या? तो पहले बोल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो। चैट्स क्यों नहीं चल रहे? डिसेबल तो नहीं है वहां से जहां से इनेबल डिसेबल करते हैं? यहाँ आ रहे हैं वहां? अरे तूने डिसेबल कर दिया। हाँ चलो, यहाँ तो ठीक है, वहां वहां यहाँ क्यों नहीं चल रहे? रिफ्रेश कर। एक सेकंड रुकना, दिख रहे हैं तुम्हारे चार्ट्स बट कहीं और, ठीक है? ओ भाई, प्लीज कॉल हमारे मिस्टर दिनकर जी। बेटा तुम्हारे चैट्स ना मुझे एक जगह पे जहां दिखने चाहिए वहां दिख नहीं रहे हैं, तो एक सेकंड मेरे को टाइम दो। दूसरी जगह पे चैट्स दिख रहे हैं बट यहाँ पे नहीं दिख रहे। बहुत सपोला आर्मी ने सपोला सपोला बना रहे हो। कैसे हो तुम लोग? पहले मेरे को ये बताओ, 5 मिनट तुमसे बात कर ली जाए, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मेरी स्क्रीन के साथ साथ में ना पैरेलली तुम्हारे मेरे को वो चैट्स दिख रहे होते हैं, बट अभी मेरे को वो दिख नहीं रहे हैं, तो मैं कहीं और से तुम्हारे चैट्स देख रही हूँ जिसमें तुम्हारे चैट्स दिख रहे हैं, ठीक है? तुम लोग कैसे हो बच्चों? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? हाउ वाज योर एंटायर वीक? पूरा वीक कैसा था? और नया महीना है, ठीक है? यस, इट्स अ न्यू मंथ, तो इट शुड बी फुल ऑफ न्यू एनर्जी एंड मस्त चल रहा है, सही चल रहा है। 11th का एक टास्क देके जाऊंगी आज भी, ठीक है, जो तुम्हें करके आना है, और कल हम क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड। पढ़ाई सही चल रही है? ऑल इज गोइंग वेल? बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील तो नहीं कर रहे हो? हाँ, बहुत ज्यादा क्या बेटा, डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, ठीक है? डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। तो जून का महीना आ चुका है और सेशन के बीच में रणवीर वो पैरेलली ना जो चैट्स चलते हैं वो नहीं चल रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है कि अगर इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, और डिमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं है बेटा। अगर अभी भी तुम्हारा कई जगह पे तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं पे तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, कोई चीज तुम्हारी छूट गई है, क्या अभी से शुरू करूं तो चल पाएगा? एब्सोल्युटली बेटा, एब्सोल्युटली। मतलब ऐसा लोगों ने ऐसे नहीं बोला है कि जब भी शुरुआत करो, जब जागो तब सवेरा, ये डायलॉग ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं बनाया। ऑब्वियस ही बात है, इसमें सच्चाई है, जब जागो तब सवेरा। तो अभी से अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें शुरू करना है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप अभी से भी शुरू कर सकते हो। मेरे को एक चीज अपनी लाइफ में बहुत हेल्प करती है, मैंने तुम्हें कई बार बोला है बेटा कि प्लीज मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। अपने दिन को बेटा प्रॉपरली डिवाइड किया करो, आपको पता भी नहीं होगा अगर अभी भी आपने नहीं किया ना बेटा। हाँ अच्छा, मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है ना? एक बार मेरे को ये बता दो कि ऑडियो वीडियो इज कमिंग वेल ना? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मेरे को ना चैट्स दूसरी जगह पे नहीं दिख रही है, तो मैं कहीं और से चैट्स देख रही हूँ अभी, ठीक है? हाँ, ऑडियो वीडियो सही आ रही है? यस, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी बच्चों कि you will not know the power of making a proper schedule, dividing your entire day. That has a great power. And हाँ, उस अभी भी नहीं करते हो ना बेटा, प्लीज स्टार्ट इट। उससे ना आपको चीजों को फॉलो करना इतना आसान होगा कि मैं क्या बताऊं, बहुत आसान होगा। तो इट्स ओके, कभी कुछ रीजंस की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, फंक्शंस की वजह से, हो सकता है बेटा बाई चांस, या तुम्हारी आलस की वजह से, तुम्हारी कामचोरी की वजह से कुछ चीजें छूट गई हो। इट्स ओके बेटा, क्रिप करने से कोई फायदा नहीं होता। देखो तुम्हारे रोने से किसी को कोई मतलब नहीं है बेटा, तुम रोते रहो गाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। लोग तुम्हें 4 बातें और सुना के चले जाएंगे, ठीक है? तो रोने वोने वाली कोई बात नहीं है, अपना दुख ज्यादा जताने वाली कोई बात नहीं है, उस पर काम करो, ठीक है? प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है? तो प्रॉब्लम सबके पास है, बैकलॉग सबके पास हो सकता है, बट कई लोग उस बैकलॉग को कंप्लीट करते हैं और कई लोग बैकलॉग रोते रहते हैं। तो आप रोने वाली कैटेगरी में आने चाहते हो या सॉल्व करने वाली कैटेगरी में आना चाहते हो, ठीक है? तो इट इज एब्सोल्युटली गुड टाइम टू स्टार्ट विद। अगर आपको अभी भी लगता है कहीं कुछ मेरा छूटा हुआ है, प्लीज बेटा स्टार्ट इट। जिस दिन से शुरू करोगे ना, जिस दिन कंसिस्टेंट बन जाओगे अपने आप बेटा, वो ना तुम हैबिचुअल बन जाओगे उसी तरीके से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? बट एक बार शुरुआत करके तो देखो। समझ आ रही है बच्चों बात? तो प्रॉब्लम्स आर एब्सोल्युटली ओके सबकी जीवन में, सबकी पढ़ाई में। कोई बेटा तुम्हारी क्लास का जो टॉपर होगा ना, उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? उसके भी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के लिए क्रिप करते रहना, रोते रहना हमेशा अच्छी बात नहीं है, उसका सोल्यूशन ढूंढना अच्छी बात है। और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है बेटा, इजी सोल्यूशन है पढ़ाई करना। तुम्हें मल्टीपल सोर्स सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं है, तुम्हें बस एक शेड्यूल बनाना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है? और बस मैं तो यही चाहूंगी बेटा कि एनर्जी और जोश के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करो। जून का महीना है, अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते बेटा नवंबर आ जाएगा, तुम्हारे बोर्ड्स आ जाएंगे, तुम्हारे नीट का एग्जाम आ जाएगा।
तो बस ऑनेस्टी के साथ में पढ़ाई करते रहो ताकि लास्ट तक बेटा रोना ना है। आई एम श्योर ज़ूलॉजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को। हाँ, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ना बेटा कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं या हम बहुत स्लो चल रहे हैं। हालांकि बेटा फास्ट स्लो से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं ये मुझे बताओ कि सब कुछ पैरेलली कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन इट्स ओके। 70-80% सब समझ चमक रहा है और सब चल रहा है, मैनेज कर पा रहे हो, पढ़ाई समझ में आ रही है, एनसीईआरटी समझ में आ रही है, सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मेरी बस बेटा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज से, जैसे कि बिल्कुल कैजुअली बेटा, बिल्कुल नॉर्मली एक सोचो कि नॉर्मल चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने दिमाग में बहुत ज्यादा लोड मत लो, बहुत ज्यादा लोड मत लो बेटा। बहुत ज्यादा लोड लोगे तो उस लोड में ना दबते जाते हैं और हमारा जो आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा नहीं निकलता। इट्स लाइक अ नॉर्मल एग्जाम, जैसे तुम आगे आने वाले जीवन में बहुत सारे एग्जाम्स दोगे। बिल्कुल ये सोचो कि मेरे को एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, तो मैं वो डेडिकेशन दूंगा या दूंगी। और बस उसी सिंपल मोटिवेशन, सिंपल आइडिया से बेटा प्रिपरेशन करो, अपने ऊपर दबाव मत लो। कई सारे पेरेंट्स बेटा, बहुत बहुत प्यारे पेरेंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं। कितने प्यारे प्यारे पेरेंट्स भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, कहते हैं भाई तू पढ़, बस तुझे क्या चाहिए तू बता, तू बस पढ़ाई कर। ठीक है, ये भी कई सारे पेरेंट्स, मतलब मैं मोस्टली की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर पेरेंट्स ऐसा नहीं करते तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट भी करूंगी कि बहुत ज्यादा बच्चों को प्रेशराइज ना करें। लेट देम यू नो डू व्हाट दे आर डूइंग। बस हाँ, तुम बेटा काम चोरी मत करो, माँ बाप को और टीचर्स को बेवकूफ मत बनाओ, अपनी तरफ से बेटा पढ़ाई ढंग से करो, ठीक है। और बस वही चीज सोचो कि मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। और बेटा जेन्युइनली जब तुम बेटा कई कुछ सालों के बाद अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे ना, तो तुम्हें उससे बेहतरीन, उससे बेस्ट, उससे ज्यादा बेटर फीलिंग कभी नहीं आ सकती। तो यही सोचो कि यार अपने लिए भी बेटा, जब तुम अपने लिए चीजें करना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें उससे अच्छी फीलिंग कभी आ ही नहीं सकती, है ना। अपने पैसों पे की हुई चीजें, अपने दम पे की हुई चीजें, उसका जो मजा होता है, और अपने उसी चीज से अपने पेरेंट्स के लिए की हुई चीजें, उससे बेटर फीलिंग हो ही नहीं सकती। तो तुम ये सोचो कि मैं आगे आने वाली कई अच्छी चीजों के लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन लाइफ बेटा, बट द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज योर डेडिकेशन। जिस वक्त में जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें बेटा ईमानदारी से उस चीज को प्रिपेयर करो, ठीक है। अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो उसको 100% डेडिकेशन से करो, बट लाइफ यहाँ पे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होती है, आप सबको पता है बेटा। देयर आर ग्रेट एग्जाम्पल्स। मैं उस ज्ञान की धारा आपको नहीं बहाऊंगी कि ये एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, पर जिस भी फील्ड में जाओ, हाँ, अपने जीवन का एक गोल बनाओ कि मैं कामचोर आदमी नहीं बनूंगा, ठीक है। मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीऊंगा और मैं उसको बहुत इफेक्टिवली जीऊंगा, ठीक है। बस ये है, बस, ठीक है। तो बेटा शुरू करें इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ में। सारे मम्मी पापा को मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा बेटा प्रणाम, नमस्कार कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करिए, ठीक है। हमको भी बेटा, मैं मम्मी पापा को बेटा बोलने वाली थी, हाँ, हमको भी उतना ही सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बोलिए अपने बच्चों को, थोड़ा सा मन लगा के मैम को भी थोड़ा प्यार बरसाएं, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत सही बच्चों। तो 9 मिनट का ज्ञान हो चुका है और हम बेटा शुरू करने जाएंगे लेक्चर नंबर 5 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। हर किसी को ना बेटा ही निकल जाता है मुंह से, हाँ। तो हाँ, तो बेटा आज हमें वैसे मेडिकल, ये तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं, ये मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में लिख लिया है टॉपिक, बट ये शायद हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, लेकिन हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का कुछ पार्ट बेटा छूट गया है, जैसे परमानेंट मेथड और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स इंजेक्टेबल्स, उसको कवर कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने आईयूडी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मेरी एक और तुम लोगों से वैसे मैं एक बात बोलना चाहती थी, फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मैं तुम लोग के डाउट्स जब लेने के लिए लास्ट क्लास के मैंने डाउट्स लिए, लास्ट क्लास के अभी मैं आज लूंगी। तो जब मैं डाउट्स खोल के देखा बेटा, तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि हालांकि बेटा नाम छुपा के कमेंट कर देना बहुत आसान होता है, और मतलब कहना नहीं चाहिए, मेरे को विश्वास नहीं होता कि अपने क्लास के इस उम्र के बच्चे हैं। मतलब मैं डाउट्स खोल के देख रही थी, दे वर नॉट जेन्युइन डाउट्स, दे वर लाइक वेरी बैड थिंग्स रिटन, एंड आई थिंक दैट पीछे से कैमरे के ये सब लिखना कितना आसान है, कितना मजा आ गया ना लिख के, ऐसी घटिया बात लिख के बहुत मजा आ गया, बहुत खुशी की बात हो गई कि हमने ऐसा कुछ पूछ लिया मैम से, ओहो मजा आ गया ऐसे।
पर ये बहुत गंदी बात है बेटा, बहुत बेकार बात है। क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, आप मुझे बताओ, आप अपने आप को कैसे जवाब दोगे यार कि तुमने ऐसी ऐसी हरकतें करी है अपने जीवन में, क्यों करते हो बेटा ऐसा, है ना। और एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, कई लोग, ठीक है, अभी उसका भी सिस्टम फिल्टर करने का हम निकालेंगे, उस बच्चे के घर तक भी पहुंच सकते हैं हम। हमारे पास बेटा उस आईडी का जो नंबर है हमारे पास है कि किस बच्चे की आईडी है, किस बंदे की आईडी है, उस आईडी से हम उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर सकते। क्या चाहते हो कि आपके मम्मी पापा को जाके वो कमेंट दिखाएं कि आपका सुपुत्र या सुपुत्री ये कमेंट्स लिख रहे हैं, हाँ ऐसी बातें लिखते हैं, ठीक है। ऐसा मत करो यार, ठीक है, बिहेव यार, सोसाइटी में रहने लायक बनो यार, ठीक है। तो बच्चा पार्टी एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं। मेरे को एक बारी बता दो, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स। बच्चे कह रहे हैं मैम इग्नोर, अरे इग्नोर ही तो कर रखा है तुमने, देखा मैंने तुम्हारे बैच में बहुत कम गुस्सा किया है, मैं तो हमेशा बल्ले बल्ले शावा मोड में ही रहती हूँ, ठीक है। हाँ तो बेटा एक बारी फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। हमने आईयूडीज और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक बारी फटाफट से रिवीजन कराती हूँ। हमने कुछ तो बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़े थे बच्चों। बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्डोम्स, वी डिस्कस्ड अबाउट डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। हमने देखा कि सर्वाइकल कैप्स, डायाफ्राम, वॉल्ट्स व्हिच आर यूज्ड बाय फीमेल, दीज आर ओनली गोइंग टू कवर द सर्विक्स एरिया, वजाइना एक्सपोज होता है इसीलिए उसमें सिर्फ प्रेगनेंसी रुक सकती है। बट आपकी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो नहीं रुक सकते क्योंकि वजाइना एक्सपोज्ड है, वो रीयूजेबल होते हैं। कॉन्डोम्स नॉन रीयूजेबल होते हैं। कॉन्डोम्स आपके एसटीडी को और प्रेगनेंसी को दोनों को रोक सकते हैं। जो केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जिसमें क्रीम, जेलीज, फोम्स इन सबका यूज किया जाता है, स्पर्म्स को किल करने की उसमें प्रॉपर्टी होती है, उसको अगर बैरियर मेथड के साथ में यूज किया जाए तो थोड़ा एफिशिएंट होगा, अकेले वो उतना एफिशिएंट नहीं है। हमने इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की बात करी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था इट इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर बच्चों के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करनी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इनर्ट आईयूडी थे, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी थे जिसमें कि कुछ रिलीज नहीं होता है। सबसे पहले आए थे ये जिसका एक लिपेज लूप था एग्जाम्पल, जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन अभी भी है नहीं कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ओवरऑल आईयूडी के लिए आपने एक बात पढ़ी थी कि वो फैगोसाइटोसिस करता है, मैंने लिखवाया था ओवरऑल आईयूडी फैगोसाइटोसिस करता है। फिर एक आते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एक आते हैं हार्मोनल आईयूडी। नाम से ही पता चल रहा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर रिलीज करेगा, हार्मोनल आईयूडी हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के एग्जांपल थे प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 लेविनोगेस्ट्रॉल 20, दोनों ही प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव को यूज करके, प्रोजेस्टेरॉन टाइप हार्मोन को यूज करके बॉडी में प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश करता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर रिलीज करता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि कैसे काम करता है बच्चों कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। मैम आपका समाप्ति एक्सप्रेस तो मुझे नॉर्मल क्लास जैसा ही समझ आता है, ये बहुत अच्छी बात है यार आयुष। क्या बोला हमने? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जब कॉपर रिलीज होता है वो क्या करता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म, उसको रिड्यूस करता है, उसके प्रोटीन्स को कुछ इस तरीके से चेंज करता है कि वो फर्टिलाइज ना कर पाए। एंड इट डिक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, जिससे वो धीरे धीरे भागेगा तो पकड़ में जल्दी आ जाएगा, फैगोसाइटोसिस इजिली हो जाएगी। वेरी गुड, स्पर्म फैगोसाइटोसिस, वेरी गुड, ठीक है, वेरी शाबाश बोलने वाली थी मैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो प्रोजेस्टासर्ट या LNG-20 है उसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम को अनसूटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दूसरा उन्होंने क्या दिया हुआ है बच्चों? सर्विक्स को होस्टाइल बना देता है फॉर स्पर्म। एनसीईआरटी में ये दो चीजें दी हुई है। मैंने आपको याद रखने के लिए क्या कितना आसान तरीका बताया था? ओवरी पर एक्ट करके एनोव्यूलेशन कॉज करेगा, फैलोपियन ट्यूब पर एक्ट करके फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को रोक देगा, यूट्रस पर एक्ट करके उसके एंडोमेट्रियम को अनसूटेबल बनाएगा फॉर इम्प्लांटेशन, सर्विक्स पर एक्ट करके उसके म्यूकस की थिकनिंग कराएगा ताकि स्पर्म आगे ना जा पाए। एज इजी, राइट, एज इज उसकी म्यूकस की थिकनिंग करवा देता है। और फिर हमने पढ़ा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जाने जाते हैं, टैबलेट्स होते हैं और बेटा क्या बोलते हैं, इनके डोजेज अलग तरीके से हैं। और पहले जो पिल्स आते थे वो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होते थे जो मिनी पिल्स के नाम से फेमस है, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता था। फिर मॉडिफिकेशन हुई तो कंबाइंड पिल आने लग गए, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है, दवाई की तरह से लिया जाता है। और बेटा हमने क्या बोला था कि इसका लेने का जो तरीका है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेंसेस का टाइम पीरियड होता है उसमें इनिशियल 5 दिनों में से कभी भी लेना शुरू कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली उसी में लेना शुरू करते हैं, और जब भी लेना शुरू करेंगे तो लगातार 21 दिन के लिए लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन सहेली ऐसा काम नहीं करती। सहेली वंस इन अ वीक पिल है। सहेली नॉन स्टेरॉइडल होती है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड नेचर होता है किसी हार्मोन का। यार कोई हार्मोन का नेचर है प्रोटीन, क्योंकि वो प्रोटीन की बनी है। स्टेरॉइड्स क्योंकि वो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइडल हार्मोन्स है, आपने ये 11th क्लास के चैप्टर्स में पढ़ा होगा। लेकिन सहेली कोई स्टेरॉइड नहीं है, उसमें सेंट्रोमान नाम की चीज होती है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है। उसका डोजेज भी वंस इन अ वीक है, लेकिन नॉर्मल पिल्स 21 दिन के लिए ली जाएगी लगातार। 7 दिन का ब्रेक होगा। 7 दिन में आयरन पिल्स आ गई हैं। जो भी ब्लड लॉस हो रहा है बेटा, उसको कंपनसेट करने के लिए आप आयरन पिल्स ले लो। याद भी रखने में आसानी होगी कि 7 दिन का ब्रेक अब खत्म हो गया है। दवाइयों को काउंट करके तो आप याद रख सकते हो कि अब मुझे वापस से वो 21 दिन वाली पिल्स को शुरू करना है। तो इन 21 दिनों के लिए आप प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन को बॉडी के अंदर हाई रखते हैं। काम करने का तरीका बेटा वही है, ये एनओव्यूलेशन कॉज करता है, क्योंकि फॉलिकल्स को ग्रो ही नहीं करने देगा ना। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई रहेंगे तो जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच इनहिबिटर रहेंगे, कोई फॉलिकल्स नहीं रहेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। एंडोमेट्रियम को अनस्यूटेबल बनाते हो फॉर इंप्लांटेशन, सर्विक्स को होस्टाइल बनाते हो बेटा फॉर असेंडिंग ऑफ द स्पर्म। ऑलमोस्ट काम करने का तरीका वही है, बस यहाँ पे बेटा ईस्ट्रोजन हाई रहता है तो हम ईस्ट्रोजन की वॉल को तो बनाते हैं और उसको तोड़ देते हैं। ओव्यूलेशन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एंडोमेट्रियम की वॉल बनती है और टूटती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। काम करने का तरीका वही है। सहेली कैसे काम करती है? सहेली ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देती है। ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर मॉडिफाई होगा तो मैम क्या प्रॉब्लम है? ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर अगर मॉडिफाई हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन उससे बाइंड नहीं करेगा। ईस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियम चौड़ी नहीं होगी। एंडोमेट्रियम चौड़ी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी सपोर्ट हो ही नहीं सकती। सहेली वॉज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ। बेटा मेरे को एक बार बता दो। यस, वेरी गुड हर्षिता। हर्षिता कह रही है मैम इंजेक्टेबल्स भी सेम है। बिल्कुल सेम है। जो आज हम पढ़ेंगे इंजेक्टेबल, इनफैक्ट इम्प्लांट्स का भी काम करने का तरीका वो बिल्कुल सेम होता है। पहले मेरे को बता दो बेटा, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या, तो हम स्टार्ट करें बच्चा पार्टी। यस, जल्दी बेटा, जल्दी 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 स्टार्ट करें अगला टॉपिक, स्टार्ट करें। अब बेटा देखो, कोई इतना डिफिकल्ट चीज है ही नहीं, बची तो है ही नहीं। हम जो ये पढ़ते हैं बेटा इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल, सेम, इसमें किसी को कोई अलग से मोड ऑफ बेटा वर्किंग लिखना ही नहीं है। जब मैं आपको PYQ कराऊंगी ना बेटा, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान, ठीक है। हालांकि बेटा देखो, अगर तुम क्लास नोट से ढंग से पढ़ रहे हो, NCERT से ढंग से पढ़ रहे हो, तो तुम ओवरऑल भी बेटा तुम PYQ तो तुम्हें हलवा लगेंगे। PYQ बहुत ईजी क्वेश्चंस लगेंगे तुम्हें, ठीक है। बस वो कंसिस्टेंसी के साथ में अपने दिमाग में टॉपिक्स को रिटेन करना फाइनल तक, वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। पेपर डिफिकल्ट नहीं है, सारा कंटेंट रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो रिटेन भी रहेगा बेटा, ठीक है। हाँ, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स की बात करते हैं, फिर परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करेंगे। इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स देखो बेटा, इम्प्लांट करने का मतलब इम्प्लांट कर देना बॉडी के अंदर बेटा। कुछ हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस होती है। NCERT में एक डायग्राम भी बनाया हुआ है कुछ इस तरीके का। NCERT में कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है, बनाया है नहीं? NCERT में है, एक बार देखूं, ये दिख रहा है बेटा, ये 6 सिलिकॉन कंटेनिंग, ये रहा ना दिया हुआ है, ये 6 सिलिकॉन कंटेनिंग बेटा डिवाइस होती है, इसे नॉर प्लांट बोला जाता है। तो इस तरीके की बेटा सिलिकॉन कैप्सूल्स होती है जिसमें से धीरे 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 हार्मोन रिलीज होता है। इम्प्लांट्स ना बेटा क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं सबडर्मली। सब का मतलब बिलो, डर्मल मतलब डर्मिस के नीचे, स्किन की लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस। तो आपकी स्किन के नीचे, सपोज 4 आर्म की स्किन की मैं बात करूं तो 4 आर्म के डर्मिस के नीचे सबडर्मली फैन शेप मैनर में, फैन शेप मैनर चाइनीज फैन होते हैं ना, तो चाइनीज फैन का शेप कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा सा। तो फैन शेप मैनर में इन इम्प्लांट्स को, जिसमें से धीरे 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 हार्मोन रिलीज करेगा। बेसिकली बॉडी में बेटा हार्मोन को ही चेंज करना है, और हार्मोन को चेंज करने के अलग अलग मेथड है। दवाई खा के हार्मोन चेंज कर लो, IUD प्लेस करके हार्मोन चेंज कर लो, इम्प्लांट प्लेस करके हार्मोन चेंज कर लो, इंजेक्शंस डाल के हार्मोन चेंज कर लो। फंडा सभी का सेम ही है ना यार। हाँ, कोई ज्यादा देर के लिए काम करेगा, कोई बेटर वे में काम करेगा, है ना। किसी का देखो है एक ही चीज, बट हाँ कोई ज्यादा टाइम के लिए बॉडी के अंदर प्लेस किया जा सकता है, कोई ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, बस इतना ही डिफरेंस है, बट मोड ऑफ एक्शन सबका सेम है, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो इंजेक्टेबल्स होते हैं, इंजेक्शंस के फॉर्म में आप बेटा क्या दे रहे हो, प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हो या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन दे रहे हो। जैसा कि तुम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी तो यही कर रहे थे, हार्मोन ही तो दे रहे थे ना बॉडी में।
इसमें भी तुम इंजेक्शंस के फॉर्म में प्रोजेस्टेरॉन दो या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन दो। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, जैसे नॉरप्लांट इज अ गुड एग्जांपल। 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, धीरे 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 क्या करते हैं बेटा, हार्मोन रिलीज करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है और वो बेटा काम बिल्कुल एग्जैक्टली वही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपने नॉर्मल पढ़ा है बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। अलग से कोई भी चीज आपको नहीं लिखनी है, अलग से आपको कोई भी चीज इसमें लिखनी नहीं है बेटा। मोड ऑफ एक्शन इज सेम। जस्ट रिमेंबर कि इम्प्लांट मतलब दिस इज प्लेस्ड सबडर्मली, 5 साल तक भी इफेक्टिव होता है बेटा। जैसे ये नॉरप्लांट है, 5 इयर्स तक के लिए आप बॉडी के अंदर प्लेस कर सकते हो, तो काफी टाइम के लिए प्रेगनेंसी को बेटा रोक सकता है, ये बात याद रखनी है। इसी के साथ ना बेटा एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, जैसे इंजेक्टेबल मतलब क्या किया आपने, इंजेक्शंस के फॉर्म में बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दिया या प्रोजेस्टेरॉन दिया, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ एक लाइन दी हुई, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। जैसे बेटा कैजुअल सेक्स केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं, तो रेप केसेस में बॉडी के अंदर अगर सीमेन चला गया, ठीक है, या कैजुअल सेक्स केस हो गया, उसके अंदर क्या हो गया बेटा, बॉडी के अंदर सीमेन चला गया, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। यूजुअली बेटा आप खुद सोच के देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लोगों के दिमाग में यूज करना कब आएगा कि यार प्रेगनेंसी को रोकने से पहले ही हम उसको यूज कर रहे हैं, ताकि वो सीमेन बॉडी के अंदर जा ही ना पाए, या जा रहा है तो पहले से हम प्रिपेयर्ड हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब कैजुअल या रेप केसेस में क्या है, बॉडी के अंदर सीमेन चला गया, अब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह हम किसे यूज कर सकते हैं, अगर हम बेटा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को या प्रोजेस्टेरॉन का या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन बॉडी के अंदर, आईयूडी या फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हार्मोन, इनमें से किसी को भी बेटा विद इन 72 आवर्स अगर बॉडी में बढ़ा दिया जाए, आईयूडी प्लेस कर दिया जाए या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन इंजेक्शंस के फॉर्म में दे दिया जाए या प्रोजेस्टेरॉन दे दिया जाए, तो ये भी एक तरीके का इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करेगा, बट विद इन 72 आवर्स, क्योंकि 72 आवर्स के बाद बेटा पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा, है ना। उसके बाद बेटा आपकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, आपकी इंप्लांटेशन होने लगेगी, तो उसके बाद नहीं, विद इन 72 आवर्स आपको क्या करना है बेटा, बॉडी के अंदर इसे प्लेस करना है, सॉरी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इसे यूज करना है। मेरी बात समझ आई? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन समझ में आया बेटा? मैं उसका अगले लाइन में लिखूंगी। मेरे को ये बताओ, इम्प्लांट और इंजेक्टेबल में कोई मौत आ रही है? इम्प्लांट मतलब बॉडी के अंदर किसी डिवाइस को प्लेस किया है और वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस के फॉर्म में हार्मोन लिया है, बस। आपको कोई भी चीज इसके अलावा अतिरिक्त और नहीं लिखनी है, ठीक है। समझ आ रही है? यस एवरीबॉडी? यस, ठीक है। मैं पहले लिख लेती हूं, बाकी आप देख लो, ठीक है। तो मैं लिखती हूं इम्प्लांट्स, मेरे साथ साथ पहले लिखो, फिर सोचना कोई दिक्कत दुख दर्द समस्या तो नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको ना टिप्स पे होगा बेटा ये चैप्टर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, इजी इजी चीजें हैं, है ना। इम्प्लांट्स आर hormone containing devices, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन। बेटा P का मतलब प्रोजेस्टेरॉन, P प्लस E का मतलब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन प्लेस्ड सब डर्मली, सब मतलब बिलो, डर्मल मतलब डर्मिस, डर्मली इन अ फैन शेप्ड मैनर। जैसे कि बेटा ये हमने जो डायग्राम बनाया, दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉर प्लांट, दिस इज द फिगर ऑफ नॉर प्लांट। और यहां पे मैं लिख रही हूं एग्जाम्पल नॉर प्लांट। इसमें क्या होती है बच्चों, 6 सिलिकॉन कैप्सूल which is placed subdermally. इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्शंस के फॉर्म में वही चीज कर रहे हो, इंजेक्टेबल्स
uses progesterone or progesterone estrogen combination and injected in body working of implants and injectables is similar to pills. जैसे पिल्स काम कर रही है बेटा हार्मोन वाली, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है. ठीक है पूर्वांश बेटा, ये तो तू ही बता डिफरेंस क्या है सबके बीच में. ये तो तू बता जो तूने पूछा है. आईयूडी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसा ही इनका मोड ऑफ एक्शन होता है. बेटा सारे बच्चे एक बारी मेरे को बताएंगे मेरी ऑडियो ढंग से आ रही है सभी को? सारे बच्चों को मेरी आवाज सही आ रही है? मेरे को एक बारी ये बता दो. सहती बेटा क्लास को ध्यान से अटेंड करो. जो चीज पढ़ा चुके हैं बेटा, ऐसे लोग पागल होते हैं बेटा जो मतलब 10 बार जो चीज बताई है उसको वापस से वही चीज पूछते हो. गुस्सा मत दिलाओ बेटा, पढ़ाई किया करो ढंग से क्लास में. 10 बार बता दिया सब डर्मली का मतलब क्या होता है, नहीं बताऊंगी मैं वापस से. क्लास में टेंशन होनी चाहिए बेटा बिल्कुल. जस्ट बिकॉज एक टीचर 10 बार रिपीट कराता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पहली बारी बेकार तरीके से सुनते हैं, अगली बारी तो मैम वापस से समझा ही देंगी, है ना. ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए बेटा क्लास में. तो इम्प्लांट्स बेसिकली ऐसे डिवाइसेस जो हार्मोन रिलीज कर रही है उसे सबडर्मली स्किन के नीचे आपने प्लेस किया, फैन शेप मैनर में धीरे 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 हार्मोन रिलीज करती है. अच्छा एक चीज और मैं इसके बारे में लिख देती हूं, और ये 5 साल के लिए इफेक्टिव हो सकती है बच्चों. इट कैन बी इफेक्टिव फॉर अप टू 5 years. इफेक्टिव फॉर अप टू 5 years. और इंजेक्टेबल्स मतलब प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दे रहे हो या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन दे रहे हो, काम करने का तरीका हार्मोनल आईयूडी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसा ही बिल्कुल है. ठीक है ठीक है. हाँ भाई बहुत घमंडी है मैम, बहुत घमंडी मैम है. ठीक है तुम खुश रहो बेटा, हम घमंडी ही ठीक. ठीक है अर्नव बेटा, क्योंकि ईस्ट्रोजन अलोन वैसा प्रेगनेंसी को एज ए, ऑफ कोर्स तेरा क्वेश्चन बढ़िया है, व्हाई नॉट ईस्ट्रोजन अलोन, क्योंकि तू खुद ही सोच के देखना कि लॉजिकली वो डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम नहीं कर रहा होगा, इसीलिए. ठीक है बेटा डन डनाडन डन हो गया है क्या यहां तक? डन डनाडन डन हो गया है क्या? दीपांजीत फैन शेप मैनर चाइनीज फैन देखा है? चाइनीज फैन कैसा होता है? ऊ करके जो हवा करते हैं ऐसे टाइप की फैन होती है यार. तो ऐसे टाइप का शेप होता है ना, तो ऐसा ही शेप लग रहा है ना इसका. ठीक है एक नोट डाल के लिखें. अच्छा पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं. देखो क्या दिया हुआ है इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स के बारे में. जहां ये डायग्राम दिया हुआ है ना उसी के बगल में दिया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट अंडर स्किन. अंडर स्किन का ही मतलब है सबडर्मली, जिसकी वजह से मुझे घमंडी का टैग मिल गया है, बट आई एम हैप्पी, नो प्रॉब्लम. ठीक है हाँ तो their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer, up to 5 years. 4 लाइन दी है बस एनसीईआरटी में, बस 4 लाइन, 4 भी नहीं 3.5 भी नहीं 3.1. ठीक है कि प्रोजेस्टेरॉन अलोन या फिर उसको एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में भी यूज करती हैं फीमेल, इंजेक्शंस के फॉर्म में या इम्प्लांट के फॉर्म में जिसको स्किन के अंदर दिया जाता है. एंड मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू पिल्स बट वो मच लॉन्गर, 5 साल मतलब 5 साल के लिए भी इफेक्टिव होती हैं. और जो बात बेटा मैंने बोला आपको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आईयूडी 72 घंटे के अंदर अगर कोइटस के दे दिया जाए तो फिर वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम कर सकते हैं, एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप केसेस और कैजुअल
अनप्रोटेक्टेड कोर्स। चलो एक क्वेश्चन देती हूं, एग्जैक्ट इसका रीजन मुझे, अगर आपके पास समय हो तो आप इसको बेटा ढूंढ के लेके आ सकते हो। एग्जैक्ट कारण क्या है, वाई विद इन 72 आवर्स। ठीक है, कल ये होमवर्क में दे देती हूं, तो थोड़ा सा अपना ब्रेन वो करना, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन स्टॉर्म करना। ठीक है, और एक और होमवर्क साथ में मैं यहीं पे चिपका दे रही हूं आपको, 11th का जो टारगेट, 11th का टारगेट भी मैं यहीं चिपका दे रही हूं। आपने मॉल्यूस्का तक किया था आई थिंक, नहीं मॉल्यूस्का नहीं, आपने आर्थ्रोपोडा तक किया था या मॉल्यूस्का किया था, जरा बताना बेटा एक बारी। फिर उसके बाद आपका बच्चा, चलो अगर मॉल्यूस्का नहीं किया होगा तो इंक्लूड करने ला कर लिया होगा तो छोड़ देना। मॉल्यूस्का से लेके हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा का कहां तक आप बेटा रिवाइज करके आएंगे, कॉर्डेटा का अप टू आप पाइसेस रिवाइज करके आएंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे कल। ठीक है, हाँ मेरे को अभी आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, आप आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे को कमेंट्स में भी आंसर लिखना, मैं क्या बोलते देखूंगी। ठीक है, ये होमवर्क समझ में आ गया बेटा। एनिमल किंगडम का ये वाला आपको रिवाइज करके आना है और इसका एग्जैक्ट रीजन आप मुझे बताना। ठीक है, मैं कमेंट्स में पढ़ूंगी तुमने क्या स्टेटमेंट लिखी है, क्या लाइंस लिखी है। बट बेटा यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 4-5 लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको नोट डाल के एक हम लिख लें, इसको नोट डाल के हम लिख लें। बेटा ये बिल्कुल भी अबॉर्शन का काम नहीं कर रही है, ये गलती से भी मत बोलना कि ये अबॉर्शन के लिए आप प्रोजेक्ट, आपको पता है ना अबॉर्शंस का क्या मतलब होता है। अबॉर्शंस का मतलब होता है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, बच्चा कंसीव हो गया, बच्चा इम्प्लांट हो गया, अब उसको रिमूव करना, दैट इज बेटा कॉल्ड अबॉर्शन, जो मैं अभी एमटीपी में पढ़ाऊंगी। कॉन्ट्रासेप्शन एबॉर्शंस नहीं होते, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोके, होने ही ना दे। हो गई और उसके बाद उसको तुमने डिस्कार्ड कर दिया, वो होता है एबॉर्शन। एबॉर्शन की पिल्स अलग आती है, एबॉर्शन की पिल्स अलग आती है, RU486 मिफिस्टिरॉन बोलते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये होमवर्क जरूर करके आना। और एक नोट डाल के मैं लिख रही हूं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, नाम ही है इमरजेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, बहुत आंसर दे रहे हो तुम लोग कमेंट्स में, अभी मत दो, बाद में देना। अब प्रोजेस्टेरॉन अलोन, प्रोजेस्टेरॉन इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन or intrauterine devices can be used as emergency contraceptive, emergency contraceptives if given within 72 hours of casual sex or rape cases। ठीक है, ओके मोनिका, वेरी नाइस, लॉट्स ऑफ लव। चलो हाँ, अब बेटा देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये सारे तरीके बेटा वो लोग यूजुअली अपनाते हैं जिनको आगे ये समझ है कि मेरे को आगे कंसीव करना है। हालांकि बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया थे, कॉन्ट्रासेप्टिव के भी बेटा साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, दिखते हैं। लेकिन जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में हो सकता है वर्स्ट वर्स्ट कैंसर की सीन है, बट मतलब दिख सकते हैं। ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूजुअली तब कपल यूज करता है जब उसको पता है कि उसको आगे 2-4 साल बाद कंसीव करना है, प्रेग्नेंट होना है।
लेकिन जो मैं लास्ट तरीका बता रही हूं जिसे हम परमानेंट मेथड भी बोलते हैं, वो यूजुअली लोग तब अडाप्ट करते हैं या लोग तब करवाते हैं जब उनको अब है ये कि भैया अब मुझे फ्यूचर में कंसीव नहीं करना है, क्योंकि अगले जो 2 टेक्निक्स में बताने वाली सर्जिकल मेथड्स, ये जो होते हैं बच्चों, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? तो इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है बट बहुत आसान है। ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, क्वेश्चन अगर नीट में आ जाए तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है बेटा, बहुत सरल सवाल आता है। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट बेटा, और इसके बाद तो सिर्फ एक इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक है जो थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है, एसटीडी और एमटीपी तो काफी डेटा बेस्ड है। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड भैया एकदम अंतिम क्षणों में बेटा अपनाया जाने वाला, कि अब हम फाइनली अभी हम ये करा रहे हैं। ठीक है, सर्जिकल मेथड करा रहे हैं, जिसमें हमें किसके बारे में बेटा पढ़ना है? हमें पढ़ना है ट्यूबेक्टोमी एंड हमें पढ़ना है वैसेक्टोमी। तो मैं एक काम करती हूँ, ऐसे डिवीजन कर दे रही हूँ। ठीक है, और सर्जिकल मेथड में मैं इस साइड में लिख दे रही हूँ वैसेक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल, एक्टोमी का वर्ड का मतलब होता है रिमूवल। वैस का मतलब क्या होगा बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है? हाउ मेनी क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर? इवन इफ बेटा 0 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर, फिर भी तुम छोड़ के तो नहीं जाओगे, और जाओगे तो बेटा छोड़ दो। ठीक है, चाहे 0 भी क्वेश्चन आए ना बेटा, तो भी बच्चा पढ़ के जाता है। जिसको सिलेक्शन चाहिए उसको लगता है कि शायद मेरे वाले पेपर में ना 1 क्वेश्चन आ जाए, हालांकि इससे 3 सवाल आएंगे, 2 से 3, बट अगर 0 भी आएगा ना तू पढ़ के जाएगा बेटा, अगर तू पढ़ने वाला बच्चा है। वरना तो जिससे 5 आएंगे ना बेटा, ऐसे सवाल करने वाला बच्चा तो 5 वाले को भी नेग्लेक्ट कर दे। ठीक है, वैस का मतलब है वैस डिफरेंस, एब्सोल्युटली बच्चों बिल्कुल सही, वैस डिफरेंस। ठीक है, तो मैं भी समझाती हूँ। और ट्यूबेक्टोमी का मतलब भी बेटा ऑफकोर्स ट्यूब का मतलब है ट्यूबेक्टोमी। तो बिल्कुल सिंपल सा मामला है यार, बिल्कुल इजी सा मामला है। वैस डिफरेंस क्या करती है बेटा? अब बेटा पहली शुरुआत की बेटा हमारे दिन याद करो, जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था बेटा, तो हमने हमारे वो गोल्डन डेज में जब हमने बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, लक्ष्य की क्लास शुरू हुई थी, जस्ट बहुत एनर्जी थी हमारे पास, तब हमने बेटा पढ़ा था कि टेस्टिस में से निकलता है वैस डिफरेंस दैट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर दैट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, इट फॉर्म्स कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट and it opens into urethra. Urethra originates from urinary bladder and passes through penis and open outside via external urethral meatus. कुछ याद आ रहा है बेटा? धुंधला धुंधला हमने ऐसा पढ़ा था। तो टेस्टिस बेसिकली क्या करती है? टेस्टिस बेसिकली क्या करती है बेटा? टेस्टिस बेसिकली अगर हम देखें डायग्राम में, तो टेस्टिस क्या कर रही है? नहीं, वैस डिफरेंस क्या कर रही है? वैस डिफरेंस बेसिकली इस तरीके से बेटा टेस्टिस में से निकलती है और आगे जाके सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करती है और इस तरीके से कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, राइट, और यूरेथ्रा में ओपन होती है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो स्क्रोटम में एक छोटा सा इंसिजन लगा के, इंसिजन मतलब कट, स्क्रोटम में एक छोटा सा कट लगा के बच्चों हम वैस डिफरेंस को कट कर देते हैं और बांध देते हैं। अब कई व्यक्ति कहेंगे मैम काटा तो बांधा क्यों? अरे बालकों, कट करके आपस में नहीं बांधते हैं, कट करके इसको अपने साथ बांध दिया, इसको अपना अलग बांध दिया, कट किया और दोनों को नहीं बांधा बेटा। तुम्हें से कई डॉक्टर्स ऐसा कर सकते हैं, कट करते हैं। हमने तो ऐसी ही वैसेक्टोमी पढ़ी थी, कट एंड टाइड। ठीक है, तो कट एंड टाइड का मतलब हमने बेटा यहाँ कट लगाया, हमने बेटा एक छोटा सा इंसिजन यहाँ लगाया और हमने इसको कट करके क्या कर दिया बेटा? टाई कर दिया। ठीक है ना, लेकिन कैसे टाई किया है बच्चों? ऐसे, ये, और ये कट लग गया तो इसको यहां टाई कर दिया और ये अपना बेटा ऐसे करके अलग टाई हो गई। समझ आ रही है बात बच्चों? यस एवरीबॉडी? हाँ मतलब फालतू की मेहनत करी हमने, ये बेटा जोड़ दिया ऐसे। समझ आ रही है बच्चों बात? ठीक है, अब ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है और ये बहुत आसान है, ये सबको याद होता है कि वैसेक्टोमी में मैम वैस डिफरेंस को कट करके टाई करते हैं। ये एक तरीके का सर्जिकल मेथड है मेल्स के लिए। और ट्यूबेक्टोमी में एग्जैक्टली सेम वे में फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। तो वजाइना के थ्रू बेटा हम फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं, उसको कट लगा सकते हैं, या फिर एब्डोमेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि ट्यूबेक्टोमी तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं और उसमें कट लगा के फैलोपियन ट्यूब को कट करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, दैट इज द स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इन फीमेल। बट क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन जो इसके अलावा आते हैं, अब आप मुझे आंसर दो कि अगर मैंने वैसेक्टोमी किया तो मैंने कैसे प्रेगनेंसी को रोका? हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड?
हाउ इट इज गोइंग टू बेटा एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बिल्कुल सही, किसी बच्चे ने आंसर दिया है बट ना नाम इतनी फास्ट गया। हाँ, आप बोल रहे हैं बच्चे कि क्यों करते हैं, तो यही तो क्वेश्चन है बेटा, क्यों करते हैं? क्योंकि भाई टेस्टिस में बन रहे हैं स्पर्म, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं तो रेटे टेस्टिस में जाते हैं, रेटे टेस्टिस से बेटा कहाँ जाते हैं? वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से कहाँ जाते हैं? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से जाते हैं वास डिफरेंस। भैया मैंने वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, मैंने वो रास्ता ही तोड़ दिया, मैंने वो रोड को ही तोड़ दिया जिस रोड से स्पर्म इस वास डिफरेंस से होते हुए फिर आगे जाके यूरेथ्रा तक पहुंचती थी और यूरेथ्रा से फिर पीनस के थ्रू स्पर्म बाहर आते थे। मैंने उस रास्ते को ही रोक दिया भाई। जब मैंने रास्ते को ही रोक दिया तो स्पर्म ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। जब स्पर्म जाएंगे ही नहीं, स्पर्म ही नहीं होंगे, तो प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी? प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। इन द सेम वे अगर हम फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं बच्चों, तो ऑब्वियस ही बात है यार, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई करने पर एग को मैंने ट्रांसपोर्ट नहीं, हमें गैमीट के ट्रांसफर को रोकना है, हमें गैमीट के ट्रांसफर को ब्लॉक करना है। एक में तुम बेटा स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हो, एक में तुम बेटा ओवा के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हो। यस, समझ में आ रही है बात? अच्छा, आज लंबी क्लास है ना, आज 45 तक क्लास है ना? एक बार यार टाइमिंग्स चेक करना कब तक क्लास है। आई थिंक आज बेटा 2 ही क्लास है तुम्हारी, 3 वाली क्लासेस हट गई है ना तुम्हारी, 2 वाली क्लासेस है ना? ठीक है, तो पहले मैं एक बार ये वाली बातें लिख दूं। मेरे को एक बात बताओ बेटा, कितनी क्लासेस है? 5:30, 5:45 वाली नहीं है यार? एक बार चेक करना, मेरे को लग रहा है मेरे को गलत पता है। नहीं, क्लास कितनी देर की है एक बार चेक कर। बच्चों का कमेंट दिखाते, बच्चे भी लिख रहे हैं वैसे 5:30 लिखा हुआ है, 2 ही है, बच्चों कह रहे हैं 2 ही है, तो बेटा 5:45 तक होगी फिर तो, है ना? 2 ही है तो 5:45 है, क्योंकि पहले ना 3 चल रही थी तो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो गुड है, गुड है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो पहले लिखते हैं बच्चों, इसमें हम लिखेंगे सर्जिकल मेथड परफॉर्म्ड इन मेल्स, क्योंकि मुझे ये लग रहा था टाइम इतनी जल्दी खत्म ही हो जा रहा है यार। परफॉर्म्ड इन मेल्स सर्जिकल मेथड परफॉर्म्ड इन फीमेल। ठीक है, अरे तुम, अच्छा तुम लोग ज्यादा बनो मत, खुद कंफ्यूज्ड हो, मैं पूछ लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद पूछे बेटा कंफ्यूजन क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, तुम इतना परेशान ना हो, तुम लिखो, तुम टॉपिक को लिखो, तुम लिखो टॉपिक को लिखो। ठीक है, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड अ स्मॉल इंसिजन, बेटा पूरे स्क्रोटम को नहीं काटना होता, छोटा सा काटना होता है। ठीक है, स्मॉल इंसिजन। अरविंद, मेरी क्लास 5:45 तक है या 5:30 तक है? 5:45 है ना? ठीक है, ठीक है अरविंद, थैंक यू, ओके। नलायको ज्यादा बन रहे थे। इंसिजन इज मेड थ्रू स्क्रोटम and vas difference is cut and tied up। एक ना बेटा हम लोग जब मैं मास्टर्स में थी तो हम लोगों को, तुम्हें इतनी दूर से गाना भी सुनाई दे गया? गाना भी सुनाई दे गया? हाय राम, सुनो मेरी बात, एक मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही थी बच्चों, मैं बोल क्या रही थी, हमने ना अपने मास्टर्स में रैट्स का बेटा हमें ना एक हमारा वो प्रैक्टिकल टेस्ट होता था जिसमें हमें माइस का क्या करना होता था, या फीमेल मिली है तो उसका ओवरी रिमूव करना है एक,
और मेल मिला है तो उसका टेस्टिस रिमूव करना है, हमें बेसिकली ऑपरेट करना होता था उसे, ठीक है। तो ऑपरेशन के पता है क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्मॉल इंसिजन। कल को तुम बाई चांस बेटा क्या बने, सर्जन बने, तो एक अच्छे सर्जन की क्या क्वालिटी होती है, ये नहीं कि बेटा इतना छोटा सा मेरे को पार्ट को वैस डिफरेंस के कट करके टाई करना है, तुमने पूरा स्क्रोटम को ही खोल दिया और फिर बेटा आराम से खोल के बैठ के इंसिजन टाई कर रहे हैं, फिर उसमें टांके लगा रहे हैं बढ़िया और इतना खून निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें भी जब सपोज मेरे को अगर माइस का बेटा क्या करना है, टेस्टिस रिमूव करना है, खैर वो ऑपरेशन क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो नहीं बता रही हूँ, और वो जिंदा रहना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए। उसके 10 नंबर होते थे तो उसको बेहोश करना होता था और फिर उस पर बेटा एक्सपेरिमेंट करना होता। तो अगर मर गया तो तुम्हारा क्या 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। उसको जिंदा रखना है। ऐसा भी कई बार होता था कि हम उसकी ऑपरेशन कर रहे हैं, बीच में बेटा भागने के लिए रेडी है, ठीक है, फिर उसको फिर बेहोश करना होता था। इतना नहीं बेहोश करना कि मर जाए, ठीक है, उसको मतलब बेहोश करना है बस। और फिर बेटा जिसकी जितनी छोटी कट लग के, जिसका जितना अच्छी तरीके से जिसने स्टिचिंग की होती है, जितना कम स्टिच किया होता है, जितना क्लीन काम होता है, उसके उतने ज्यादा नंबर होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो तुम भी फ्यूचर में बेटा ऐसा करोगे तो ये थोड़ी है कि इतना सा काम करना है पर अपनी कंफर्ट के लिए पूरी बॉडी को ही खोल डाला, ठीक है। काम करना है इतने छोटे से पार्ट पे, तुम पूरी बॉडी को ही खोल दे रहे हो, तो दैट इज नॉट द वे, ठीक है। सो स्मॉल इंसिजन इज मेड थ्रू बेटा स्क्रोटम, वैस डिफरेंस इज कट एंड टाइड अप, उसको बांध दिया जाता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज ब्लॉक्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज ब्लॉक्ड, ठीक। हाँ यस, यहां पे हम क्या करेंगे, एक बच्चा कह रहे मैम आपके कितने नंबर आए थे, बेटा इतना नहीं याद है मेरे को, ठीक है, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि वो जिंदा था या गॉन। चलो यहां पे हम लिखेंगे हियर अ स्मॉल इंसिजन is made through vagina or abdomen and fallopian tube is cut and tied up. Transport of ova is blocked. अब मेरे आपसे कुछ सवाल है बेटा, जैसे कि आप मुझे ये बताओ ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स मेरे को एक चीज बताओ कि क्या स्पर्म बनना मेल्स में रुक जाएंगे आफ्टर वैसेक्टॉमी, जल्दी बताओ। लीना भारद्वाज, बेटा मैं सारे क्वेश्चंस ले रही हूं अभी, मेरे को बताओ कि क्या स्पर्म बनना बंद हो जाएंगे क्या मेल के अंदर, या एग्स बनना फीमेल के अंदर बंद हो जाएंगे क्या? नहीं ना, क्यों नहीं बंद होंगे, कोई मुझे बताओ, क्यों नहीं बंद होंगे, कोई मुझे बताओ। ये चल क्यों नहीं रहा है पॉपुलर? हाँ यावर यूसुफ, बेटा इसी का तो आंसर दे रही हूं कि वैसेक्टॉमी या ट्यूबरेक्टॉमी में हम ब्लॉक कर रहे हैं तो गैमीट्स तो बनेंगे ही, बिल्कुल गैमीट्स बनना बिल्कुल नहीं रुकते हैं, बिल्कुल फैगोसाइटोसिस होती है, बिल्कुल उनकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। इंसिजन का मतलब कट लगना होता है। मैम अगर स्पर्म ट्रांसपोर्ट होना बंद हो गया तो सीमन तो, अरे बताऊंगी, सारे क्वेश्चन से बताऊंगी, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात सुनो, डेफिनेटली बेटा वैसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी करने पर आपने ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया। ट्रांसपोर्ट को बंद करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि गैमीट नहीं बनेंगे, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और बेटा क्या बोलते हैं, ओवरी में ओवा भी बनते हैं, फॉलिकल्स भी मैच्योर होते हैं, बस उनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अल्टीमेटली बेटा उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बेटा वो स्टोर ही होते जा रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे बेटा ऐसा भी कोई नहीं बोलेगा कि मैम फिर यानी कि मेल्स तो इजैक्यूलेट ही नहीं कर पाएगा,
कई लोगों को ये लगता है कि मैम फिर तो मेल्स इजैक्यूलेट ही नहीं कर सकते अगर हमने उसमें वैसेक्टॉमी कर दी। बिल्कुल गलत बात है। इजैक्यूलेट वो कर पाएगा, पर उस इजैक्यूलेशन में जो सीमन आता है उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे। सीमन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म्स प्लस द सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। तो बेटा तुम्हारे प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, तुम्हारे सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, तुम्हारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सबका सिक्रीशन तो नॉर्मली यूरेथ्रा के थ्रू आ रहा है। बस उस यूरेथ्रा में अब बेटा जहां से स्पर्म आ रहे थे बस वो स्पर्म नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात? तो यानी कि आपका सीमन विदाउट स्पर्म्स बाहर आएगा, इजैक्यूलेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पर्म्स बनेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है फीमेल में हार्मोन नहीं होगा मैम, क्या फीमेल में मैम एग्स नहीं बनेंगे, सब कुछ हो रहा होगा। समझ आ रही है मेरी बात? सब समझ में आ रही है? बस आपने ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया है, बस आपने ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया, आपने हार्मोन गड़बड़ नहीं की है, आपने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं किया है। एक चीज और याद रखना बच्चों, एक जनरल में बात बता रही हूं, आपने बेटा एनसीईआरटी में एक लाइन में पढ़ी है ना कि ये जो सारे एसेसरी डक्ट होते हैं ये स्पर्म को स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा है ना, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। सारे ग्लैंड्स के लिए एक कॉमन पॉइंट लिखा था, ऑल दीज एसेसरी डक्ट कैन स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। एक्चुअली में पता है क्या बोला जाता है? वैसेक्टॉमी जो होती है ना वो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन ट्यूबेक्टॉमी इमीडिएटली इफेक्टिव होती है। मतलब कि अगर किसी मेल में वैसेक्टॉमी किया ना बेटा, तो जो वो अगली बार वैसेक्टॉमी के बाद जब इजैक्यूलेट करेगा तो इजैक्यूलेट करने में उसकी बॉडी के उसकी बॉडी से बाहर जो सीमन आ रहा है उसमें स्पर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वो ऑलरेडी जो पहले कट करने से पहले डक्ट में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। तो हो सकता है कि एक बार, दो बारी, तीन बार इजैक्यूलेट करने के बाद ही बेटा जो स्टोर्ड स्पर्म थे ना वो बाहर आ गए सारे, अब फर्दर कोई स्पर्म आगे जा नहीं रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि इमीडिएटली ये इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन ये इमीडिएटली इफेक्टिव होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? बात यस एवरीवन, क्या मेरी बात समझ आ गई सारे बच्चों को? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी क्या? आप मुझे खुद ही बताइए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी या नहीं चलेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये मतलब होता है कि गेमीट का ट्रांसफर होना। मेरे को एक बात बताओ, ओवा का ट्रांसपोर्ट होना मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक डिफरेंट ही साइकिल है? मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार? तुमने एक पॉइंट लिखा है सिंपल सा कि तुमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा को रोका है, तो तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहां से छेड़ दिया भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वहीं का वहीं है, ठीक है? यस, ठीक है ना? हाँ चलो एक दो पॉइंट्स और लिखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे हॉर्मोन्स आर स्टिल नॉर्मल, hormones are still normal and semen without sperms will come out. Hormones are normal and ovulation will occur normally, will occur normally, ठीक है? बेटा डन ना डन डन कर लो। यस एवरीबॉडी, फटाफट से। जबपन बेटा ये हम ना काफी थ्योरेटिकल एक डेटा देते हैं कि इसकी लाइफ स्पैन इतनी होती है, इसकी लाइफ स्पैन इतनी होती है। मैंने कई बार तुम्हें बताया कि प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? हाँ बेसिकली सेमाइनल प्लाज्मा आएगा, बिल्कुल सही। यस मैं इस तरीके से इसलिए लिख रही हूं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? पॉपुलर डाउट्स तो हमारे कुछ आ ही नहीं रहे हैं। फीमेल का कट करेंगे फैलोपियन ट्यूब तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन तो तब होगा ना जब ओवा और स्पर्म दोनों अवेलेबल हो भाई।
तानिया बेटा ओवा अवेलेबल है या नहीं, ये तो भाई कोई फीमेल वो प्रोसेस कराने से पहले खुद ही समझेगी ना कि मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट क्या थी या मेरी एक्सपेक्टेड ओव्यूलेशन की डेट्स कब है, ठीक है। प्लस उनकी लाइफ स्पैन इतनी तो नहीं है कि वो महीने महीने जिंदा रहेंगे। डेफिनेटली सानिया बेटा, एग विल बी डिस्कार्डेड, एग विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यूट्रस में ओवा पहुंचेगा ही नहीं और फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन कहां से होगा? हाय राम निधि, ये कैसा सवाल है बेटा जी, ये क्या पूछा आपने? अगर यूट्रस में ओवा पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन कहां से होगा? मतलब मेंस्ट्रुएशन का बेटा फर्टिलाइजेशन से उससे क्या लेना देना रहा? हाँ बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? यस, आगे बढ़ जाए। यार मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एंडोमेट्रियम के बनने और ना बनने से है ना, मतलब एंडोमेट्रियम बन रही है टूट रही है, बन रही है टूट रही है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगा? अभी भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, जो फीमेल्स प्रेगनेंसी नहीं वो कर रही कंसीव, उनमें भी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, उनमें भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए फिर। आप लोगों ने बेटा यहां तक कर लिया है, एनसीईआरटी रीड करें, एनसीईआरटी रीड करें बच्चा पार्टी। यस एवरीवन, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे तुम कितनी भी बेटा ज्ञान की बातें करो, बट एनसीईआरटी पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी को एक बार रीड करते हैं। सर्जिकल मेथड आर ऑल्सो कॉल्ड एज बच्चों स्टेरिलाइजेशन। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एनसीईआरटी खोल रहे हो तो एनसीईआरटी में ही ये चीज लिखो। अभी मैं आगे इसी टॉपिक के बारे में चर्चा भी करूंगी। एक होता है बेटा टॉपिक जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, और एक होता है टॉपिक जिससे बोलते हैं स्टेरिलिटी। एक वर्ड होता है इनफर्टिलिटी, एक वर्ड होता है स्टेराइल। आपको आगे मैं आईवीएफ टेक्निक्स पढ़ाऊंगी ना बेटा। आपने आईवीएफ आजकल तो बहुत ज्यादा चर्चा में है, आईवीएफ, ठीक है। हो भाई मारो मुझे, सिद्धांत कह रहा है मैम फॉलिकल्स कहां से आएंगे? बेटा यही मैं सोचू तेरे पे दिमाग कैसे आएगा बेटा, जो तूने ये सवाल पूछा है फॉलिकल्स कहां से आएंगे का क्या मतलब है? फॉलिकल्स को बेटा मेहमान है बुलाना पड़ेगा, पहले से नहीं है फॉलिकल्स। रिहान बिल्कुल सही। एक हम बोल रहे हैं बेटा स्टेराइल, एक हम बोल रहे हैं इनफर्टाइल। बेटा आईवीएफ टेक्निक में जो हम कपल्स की, जो कपल प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है वो तो आगे मैं बताऊंगी, क्या कारण हो सकता है वो मैं आगे बताऊंगी। बट ऐसे कपल्स ना बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इनफर्टाइल वो होते हैं बेटा जिनकी तुम मदद कर सकते हो, जो किसी XYZ रीजन की वजह से ना प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। जैसे एक फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है, एक मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है। मेल में स्पर्म काउंट कम है, मेल की स्पर्म की मोटिलिटी कम है, मेल में इरेक्शन की प्रॉब्लम, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से एक मेल इनफर्टाइल हो सकता है, मल्टीपल रीजन। वैसे एक फीमेल भी बेटा इनफर्टाइल हो सकती है, हो सकता है उसका एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्रॉपर्ली ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या हार्मोन में लोचा है, या फैलोपियन ट्यूब में जो फिम्बरी है वो एग को कलेक्ट नहीं कर पा रही है। तो मल्टीपल रीजन की वजह से फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है। बट इनफर्टाइल मेल या फीमेल को क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं? यस, अगर वो आईवीएफ टेक्निक्स को यूज करे, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को यूज करे, तो ऐसे कपल्स की हेल्प की जा सकती है, ऐसे कपल्स आगे जाके प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बट जिनको आप स्टेराइल बोलते हो उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप चाहो भी तो उनकी मदद नहीं कर सकते हो, वो कभी कंसीव नहीं कर सकते। कंसीव नहीं कर पाना मतलब स्टेराइल। इनफर्टाइल मतलब प्रॉब्लम है, किसी कोई XYZ प्रॉब्लम है मेल या फीमेल में, बट अगर वो इन टेक्निक्स का यूज करे तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस। तो यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया कि इनको हमने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स बोला, ठीक है। मतलब बेसिकली स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इसलिए बोला क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि आगे जाके ऐसे लोगों में आप प्रेगनेंसी देख पाओ, ठीक है। तो ये बिल्कुल लास्ट मेथड कपल्स अपनाते हैं जब उनको आप फर्दर प्रेग्नेंट नहीं होना है। इनफर्टाइल की डेफिनेशन आगे मैं लिखवाऊंगी तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। हमने लिखा कि आर जनरली एडवाइज फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। एकदम फाइनल मेथड होता है जब और प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो,
ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। बोला सर्जिकल मेथड से आपने गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया और इसी तरीके से आपने प्रेगनेंसी होने से बचा लिया। द प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी, प्रोसीजर इन फीमेल इज ट्यूबेक्टोमी. In vasectomy, small part of vas deferens is removed and tied up through a small incision on scrotum. And ट्यूबेक्टोमी में आप क्या कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं और टाई अप कर रहे हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू वजाइना. ठीक है, दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी 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 पुअर. समझ में आ रही है बात? आगे क्या लिखा है? इट नीड्स टू बी एम्फोसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ अ suitable contraceptive method and its use should always be undertaken under consultation with qualified medical professionals. ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह पे बेटा आप जाके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की एडवाइस ले लो और कर लो. आपको क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए और अपने मर्जी से भी नहीं लेना चाहिए. हमेशा सुपर विजन में और कंसल्टेंसी करके ही बेटा ऐसे मेथड्स को यूज करना चाहिए. ठीक है. वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है. ऐसा पहली बात तो ये भी है कि बेटा इसको डेली हमेशा यूज करना भी नहीं चाहिए. इसको ऐसा सोच भी नहीं लेना चाहिए कि यही तरीका है कि मैं इसी को यूज करके हमेशा प्रेगनेंसी को रुकूंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी. ये क्या कर रहे हैं बेटा? ये एक नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी के अगेंस्ट में बेटा प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर रहे हैं. वन इज फोर्स्ड टू यूज दीज मेथड्स ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन. इन कारणों की वजह से वो यूज करते हैं, या तो बेटा प्रेगनेंसी को रोकना, या तो प्रेगनेंसी को डिले करना, या तो बच्चों के बीच में गैप करना. इसके लिए आप यूज करते हैं. ठीक है. No doubt, widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. बोला कि हालांकि इतना ज्यादा ये अब लोगों में चर्चित है, इतना वाइड स्प्रेड है कि इसका बहुत बढ़िया आपने देखा है, इसका एक रोल होता है कि अनकंट्रोल्ड जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है. बट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है. नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इवन ब्रेस्ट कैंसर तक भी देखा जा सकता है. नॉजिया का मतलब होता है जी मचलाना, अजीब सा लगना, ऐसे अजीब अजीब सी फीलिंग आना. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉजिया. Abdominal pain, breakthrough through bleeding, irregular menstrual bleeding, even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. बोला इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बट ऐसा हो सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. इसको मैं लास्ट लाइन में एक बार लिखवा देती हूँ. ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाए, बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंसी हो, तो ये सारी चीजें हो सकती है. ठीक है. मैं एक बार बेटा इसको लिख लूं, रिवर्सिबिलिटी पुअर कैसे है. आमना का क्वेश्चन है रिवर्सिबिलिटी पुअर कैसी है. तो कोई एक बच्चा मेरे को कमेंट में आंसर दे दो कि भाई हम कह रहे हैं कि इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है. तो मैं बच्चों इसको एक बार ही लिख दूं, इसके इल इफेक्ट्स, और फिर बेटा हम एमटीबी स्टार्ट करें. यस यस करें. ये बेटा डायग्राम में देखो, फैलोपियन ट्यूब को कट और टाई किया है, वास डिफरेंस को कट और टाई किया है. ठीक है. यस. हाँ, भाई सर्जिकल मेथड है, इट इज अ सर्जिकल मेथड. ठीक है. तुमने ऑपरेट किया है, तुमने बॉडी में कट लगाया बेटा. ठीक है. तो ऑफ कोर्स ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसको तुम अपनी बॉडी को बार बार कट करोगे, फिर हटाओगे, फिर उसको बांधोगे, फिर उसको जोड़ोगे. ये कोई बेटा नॉर्मल पाइप है? हाँ, वेंडिंग कर दोगे तुम, व्हाटएवर जो भी बोलते हैं. हाँ, या कोई बेटा वो थोड़ी है कि फेविक्विक से बेटा जोड़ दिया. समझ में आ रही है बात? तो बेटा इट्स अ सर्जिकल मेथड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेथड. तुम बार बार बॉडी में कट लगा के पहले तोड़ोगे, फिर जोड़ोगे, फिर तोड़ोगे. इतना तो बेटा कोई भी गधा नहीं होगा जो ऐसा काम करेगा. ठीक है. समझ आ रही है बात? तो मैं एक नोट डाल के बेटा लिख देती हूं. पहले बात तो इल इफेक्ट्स. हाँ, नॉशिया, इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, इवन ब्रेस्ट कैंसर,
can be the ill effects or side effects of contraceptives. बस that's it. That's it. ठीक है, फटाफट से करो बेटा, तुम्हारी क्लास में मेरे को लग रहा है चैट्स फिर से ऑफ करने पड़ेंगे। देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। चलो चैट डिजेबल हो गया। मैम इज इट गोइंग टू प्रिवेंट एसटीडी? बेटा हमने देख लिया ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कौन रोक सकता है, हमने देख लिया ना कौन रोक सकता है। देयर आर ओनली अ फ्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और रीजन भी आपने देखा। अगर आपका कोई भी पार्ट एक्सपोज्ड है और वो कांटेक्ट में आ रहा है बॉडी फ्लूइड के दूसरे पर्सन के, जिसको ऑफ कोर्स बीमारी है, तो आप कैसे रोक पाओगे बेटा? आईयूडी से आप एसटीडी को थोड़ी रोक लोगे। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो बच्चों, और फिर हम स्टार्ट करें एमटीपी। एमटीपी सिर्फ डेटा बेस्ड है, और न्यू एनसीईआरटी में तो उस डेटा को भी काफी रिड्यूस कर दिया है, बट हम बेटा ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, कोई अपडेट आई नहीं है तो हम पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है यार, पानी भिजवा दोगे कोई प्लीज, गर्म पानी? यस अच्छा, कोई मयूरी पूछ रही है मैम कैंसर। बेटा आप कैंसर, जब आपको कैंसर के बारे में पता चलेगा तब आप को ज्यादा समझ, गर्म पानी चाहिए एक्चुअली। कैंसर कॉजिंग बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं। केमिकल एजेंट्स में आप आगे बेटा बहुत सारे, टोबैको स्मोकिंग, ठीक है, टोबैको चूइंग, ठीक है, फिर फिजिकल एजेंट्स होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं। तो यार तुम इतने सारे स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो यार, ठीक है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को एबनॉर्मल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेट कर देने का मतलब क्या होता है? रिमूव कर देना। एमटीपी, वॉलेंट्री अबॉर्शंस। अबॉर्शन का मतलब क्या था बेटा? मैंने अभी समझाया था ना कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है उसको फिर आप टर्मिनेट कर दे रहे हो, उसे अबॉर्शंस बोलते हैं। अपनी इच्छा से वॉलेंट्री अबॉर्शंस करने को बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहली बात तो बेटा ये सुन लो, अपनी मर्जी का ये मतलब नहीं कि जब मुंह उठा के मन किया तो अबॉर्शन करा दिया ना, कि फीमेल है पता चला तो अबॉर्शंस करा दिए। ऐसा नहीं होता है कि अपनी इच्छा से ही, इसके लिए लॉ बना हुआ है। लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ डेटा बताती हूँ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है अपनी इच्छा से वॉलेंट्री अबॉर्शंस किए। ठीक है, अगर तुम डेटा देखो तो वर्ल्ड वाइड हर साल 45 से 50 मिलियन, एम फॉर मंकी, 45 से 50 मिलियन बेटा क्या होते हैं, एमटीपीज परफॉर्म किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। और अगर डेटा देखोगे तो जितना कंसीव कर रहे हैं ना लोग, जितने टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, उसका 1/5 अबॉर्शंस हो जा रहे हैं। जितनी प्रेगनेंसी हुई ना वर्ल्ड वाइड, पूरे साल भर में वर्ल्ड वाइड जितनी प्रेगनेंसी हुई उसका 1/5 लोग अबॉर्ट कर देते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। ह्यूज नंबर। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन के साइज को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि जितनी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उसका 1/5 तो तुमने अबॉर्ट कर दिया, वो पैदा हो जाते तो पॉपुलेशन साइज बढ़ता ना। मेरी बात समझ रहे हो? 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म की जाती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ बच्चों कि क्या ये अबॉर्शंस वाला टेक्निक एक्चुअल में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसे लोगों को यूज करना चाहिए? आप मुझे बताओ लॉजिकली अगर देखा जाए तो क्या दिस शुड बी अ गुड थिंग दैट शुड बी यूज्ड बाय पीपल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन? क्या ये होना चाहिए? नहीं, इसको इसलिए नहीं बनाया गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए। उसके लिए तो बहुत सारी चीजें थी, फैमिली प्लानिंग थी, आरसीएच था, हम दो हमारे दो, बहुत सारी चीजें थी जिससे प्रेगनेंसी को कंट्रोल में लेके आया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, पॉपुलेशन को कंट्रोल में लेके आया जा सकता है। इससे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोई वो नहीं था। तो पहली बात तो इसका कोई एम नहीं था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, वो तो बेटा इसके साथ साथ में दिख रहा था कि इसकी वजह से ऑफ कोर्स
पॉपुलेशन का साइज भी कम हो रहा है, क्योंकि जितना कंसीव हो रहा है उसका 1/5 तो अबॉर्ट कर दिया जा रहा है। इंडिया में 1971 में एमटीपी एक्ट बना था, एक लॉ बना था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग शर्त रखी गई थी कि जिसके अकॉर्डिंग कंडीशन रखी गई थी बेसिकली कि किस किस कंडीशन में एमटीपी किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा टाइम टू टाइम लॉ में मॉडिफिकेशन होती है। तो 2017 का, हालांकि मैंने न्यू एनसीईआरटी में देखा, तो मैंने, अगर आप लोगों के पास न्यू एनसीईआरटी हो ना, मैंने ये खोल के रखा है, न्यू एनसीईआरटी में बेटा दिया नहीं हुआ है वो लॉ वाली जो मैं बात कर रही हूँ ना, तो साइड में ना बेटा एक ऑरेंज कलर का, अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी होगा तो आपके पास पुरानी एनसीईआरटी में ना लिखा हुआ होगा साइड में ना, ऑरेंज कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है कि कितने वीक की प्रेगनेंसी पे अबॉर्शंस कर सकते हैं, पर नई एनसीईआरटी में ये दिया नहीं हुआ है ना। तो आप मेरे को एक बार बताओ कि आपके पास न्यू एनसीईआरटी में नहीं है ना, न्यू एनसीईआरटी में येलो कलर का है नहीं ना, उसमें ना दिया हुआ था, बट एनीवे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में ये था लिखा है, न्यू में है, न्यू वाले में है या, पर मैंने ये एनसीईआरटी का ये निकाला है, इसमें तो दिया ही नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश की, इसमें तो है ही नहीं न्यू एनसीईआरटी में, न्यू में है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं तो वैसे बताने वाली थी, ये फिर पता नहीं बेटा कौन सी एनसीईआरटी, ये शायद बहुत पुरानी एनसीईआरटी होगी, बहुत पुरानी, क्योंकि बहुत पुरानी में नहीं थी, फिर 2 साल में बेटा 2 साल बाद उन्होंने ऐड की, फिर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कभी ऐड करते हैं कभी डिलीट करते हैं, बट कोई बात नहीं, एक ऑरेंज कलर का टेबल है ना, चलो बहुत अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं वैसे बता दूंगी। तो अगर डेटा देखा जाए, पहली बात तो ये याद रखो बच्चों कि कब बना लॉ, 1971 में, फिर इसमें मॉडिफिकेशन हुई, मॉडिफिकेशन फिर 2017 का जो बना एमटीपी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग अबॉर्शन कब किए जाने चाहिए, ये पहले मैं तुम्हें समझा दूं, या पहले जितना बोला है वो लिख लूं, जितना बोला है वो लिख लूं पहले, फिर मैं तुम्हें समझाती हूं, ठीक है। तो एमटीपी का बेसिकली मतलब क्या है बच्चों, एमटीपी का मतलब है वॉलेंट्री अबॉर्शंस, इच्छा से अबॉर्ट कर देना, वॉलेंट्री अबॉर्शंस। फिर डेटा जो बच्चों मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड वाइड 45 to 50 million MTPs are performed in a year across the world, ठीक है। This is 1/5 of the total pregnancies conceived, and greatly controls population, though it is not the aim of MTP। इसका एम ये नहीं है कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, बट क्योंकि इतना परफॉर्म किया जाता है तो इसीलिए बेटा इससे ऑफकोर्स कंट्रोल में हो रही है। आगे, इन 1971 in India MTP was legalized, हमारे यहाँ पे ये माना गया, चलो लीगलाइज कर देते हैं, legalized and law was made as to which ground basis MTPs could be done। मैं भी समझा रही हूँ ये अंग्रेजी का मतलब, ठीक है, तुम लिखो MTPs are relatively safer within 12 weeks of pregnancy।
कारण तो आप जानते ही हैं। तो हमने बोला कि हमारे यहाँ यार लीगलाइज कर लिया गया कब, हमारे यहाँ बेटा लीगलाइज कर लिया गया कब, हमारे यहाँ लीगलाइज कर लिया गया, हमारे यहाँ लीगलाइज कर लिया गया 1971 में, और एमटीपी के लिए लॉ बनाया गया, क्योंकि बेटा फिर इसका मिसयूज ना हो इसके लिए बेटा लॉ बनाया गया कि किस ग्राउंड बेसिस पर एमटीपी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को हम एमटीपी करने की परमिशन दे दें, तो क्या ग्राउंड बेसिस होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग लोग एमटीपी करवा सकते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर ये भी बोला हमने कि यार 12 वीक तक की प्रेगनेंसी, 12 वीक का क्या मतलब बेटा, विद इन 3 मंथ्स अगर बेटा अबॉर्शंस किए जाएं तो वो रिलेटिवली सेफ होते हैं। अब बेटा देखो बहुत सारे ऐसे केसेस, लॉ में मॉडिफिकेशन क्यों हुआ बेटा, चेंजेस क्यों आते हैं किसी लॉ में, ऑफ कोर्स जैसे जैसे सिचुएशन दिखती है और जैसे जैसे नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग बेटा मॉडिफिकेशन होती रहती है। तो जो 2017 का जो लॉ आया था ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग क्या फाइनली बेटा एमटीपी कब की जानी चाहिए, कितने वीक्स में की जानी चाहिए, क्या ग्राउंड बेसिस होना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो 12 वीक तक की करने में सेफ्टी तो है, बट कई केसेस ऐसे देखे गए जिसमें ना पता ही प्रॉब्लम जो है ना 12 वीक के बाद पता चल रही है। सपोज जो भी ग्राउंड बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग कपल को अबॉर्शन कराने हैं, वो विद इन 12 वीक्स पता ही नहीं चल रहे हैं, 12 वीक के बाद में पता चल रहा है। तो अगर लॉ 12 वीक तक का ही है तो फिर तो अबॉर्शन नहीं करा पाएंगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जिसकी वजह से इसमें मॉडिफिकेशन हुई। अब उसमें मॉडिफिकेशन क्या थी और क्या सिचुएशन थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि 2017 के लॉ के अकॉर्डिंग बेटा अगर प्रेगनेंसी विद इन 12 वीक्स की है, अगर 12 वीक तक की है, तो अबॉर्शन कर सकता है वो कपल अंडर द एडवाइजरी ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के बेटा एडवाइस पर, उसके मतलब उसके कंफर्मेशन पर वो कपल क्या कर सकता है, अबॉर्शन कर सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा तक की है बट 24 वीक से कम की है, 12 से ज्यादा की हो गई और 24 से कम की हो गई, फिर आपको बेटा एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस चाहिए होगी, उनका कंफर्मेशन चाहिए होगा कि वो अग्री कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है और हाँ अबॉर्शन किया जाना चाहिए। मतलब अगर 12 वीक तक की है तो आप सिर्फ एक ही का एडवाइस ले लो और वो अगर रेडी है, उसकी सुपरविजन अगर है, उसकी कंफर्मेशन अगर है तो आप अबॉर्शन कर सकते हो। लेकिन अगर 12 वीक से ज्यादा की है, 24 वीक से कम की है, तो भी आप अबॉर्शन करा सकते हो, बट यू विल नीड द एडवाइस एंड सुपरवाइजरी ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन इसमें भी एक आता है लेकिन। एक तो आपने ये देख लिया कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस चाहिए, एक में आपने देखा कि 2 की एडवाइस चाहिए, बट लेकिन तभी आप एमटीपी कर सकते हो अगर ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने पर मां और बच्चे दोनों को हानि पहुंचे, या तो ऐसी प्रेगनेंसी मदर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है इसीलिए अबॉर्शंस कराने की आपको गाइडेंस मिल रही है, या बच्चे के लिए खतरनाक है इसीलिए आपको मिल रही है, या बेटा बच्चे को कोई जेनेटिक या कोई ऐसी बहुत ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तभी आप ऐसे सिचुएशन में अबॉर्शन कर सकते हो अपनी मर्जी से नहीं, सिर्फ उनके बेटा कंफर्मेशन पे नहीं। वो डॉक्टर्स फिर बताएंगे कि उन्होंने क्यों एडवाइस किया कि यार ऐसी प्रेगनेंसी को अगर ये फीमेल कंटिन्यू करती तो उसके हेल्थ के लिए प्रॉब्लमैटिक होती, उसके लिए मेंटली ट्रॉमा होता, या आगे वो कंटिन्यू करती बच्चे में कोई जेनेटिक फॉल्ट है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग ही बेटा अबॉर्शन हो सकते हैं, अपनी मर्जी से अबॉर्शन नहीं हो सकते। मेरे को पहले बताओ बेटा इसमें कोई दुख दर्द समस्या, क्या बेटा इसमें कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी, यस यस। तो ये 2 चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है। अच्छा बेटा रिलेटिवली सेफ 12 वीक तक के लिए क्यों बोला जाता है, कोई मुझे ये भी बताओ, रिलेटिवली सेफ 12 वीक तक के लिए ही क्यों बोला जाता है? रिलेटिवली सिर्फ 12 वीक तक के लिए ही क्यों बोला जाता है? ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। वाई? यस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। शाबाश, वेरी वेरी गुड। ये चीज हमने पढ़ी थी ना कि पहले महीने में हार्ट बन जाता है, दूसरे महीने में लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं, और तीसरे महीने तक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट जितनी ज्यादा होगी, ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी बेटा, उतना ही तो रिस्क होगा ना अबॉर्शंस में। यस और नो? और बेटा पहले ट्राइमेस्टर तक तो ठीक है,
उसके बाद बेटा, उसके बाद से और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, जितनी ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा डिफिकल्ट अबॉर्शंस। ठीक है, तो हम लिखते हैं आगे, आगे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू MTP लॉ ऑफ 2017, MTPs can be performed, MTPs can be performed if pregnancy is up to 12 weeks, MTPs can be done under the advisory of one registered medical practitioner। ठीक, हाँ, और क्या बेटा, if pregnancy is more than 12 weeks but less than 12 or less than 24, MTPs could be done under the advisory of at least 2 registered medical प्रैक्टिशनर। बट दोनों में कंडीशन वही सेम रहेगी बेटा। कंडीशन क्या है, ग्राउंड बेसिस क्या है, यहां पे हम लिखेंगे ग्राउंड बेसिस फॉर बोथ continuation of such pregnancy is a risk to both mother and child, and number 2, there are potential chances of mental or genetic abnormality in developing बेबी। इसको आप बेटा फटाफट से नोट करो, और तो अपने मन से अबॉर्शंस नहीं हो सकते, ये बेटा शर्त है, ये बेटा कंडीशन है। ठीक है, आप इसको फटाफट से नोट करो। आओ, और हो जाए तो मेरे को एक बार बताना। ठीक है, पॉपुलर डाउट्स हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं पता नहीं। बेटा इसके लिए ना मेरे को लॉ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसकैरेज? बेटा मिसकैरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों है वैष्णवी? व्हाट इज अबॉर्शन? बेटा तेरा नाम सही रखा है, तूने अपना नाम बिल्कुल सही रखा है। अबॉर्शंस का क्या मतलब होता है? अबॉर्शंस का मतलब अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट। क्या देखते हो यार तुम? मूवीज देखी है कभी? अबॉर्ट करने का मतलब होता है खत्म खत्म खत्म, ठीक है? हाँ यार तुम पहले इसको लिख लो, मैं डाउट ऐसे करके। हाँ मैं साइड हो जा रही हूँ, ठीक है? क्षमा 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 दीजिए। हाँ महाराज और महारानी जी क्षमा कीजिए, हम साइड हो गए हैं। हाँ ले हो गई या भैया, हो गई, मैं हो गई साइड एकदम बेटा मेरे तो तुम लोग एकदम। हाँ हटा दिया भैया, मैंने हटा दिया। चलिए चलिए हटा दिया भैया, हटा दिया है एकदम ही। तुम हमारी जान ही ले लोगे। डन 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 कीजिए। सेकंड वाला रॉन्ग क्यों है भैया? मैंने अंग्रेजी बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाली नहीं लिखी होगी, पर रॉन्ग थोड़ी है भैया, ठीक है? हाँ एनसीईआरटी वाला एग्जैक्ट नहीं लिख पाऊंगी, लिखा होगा अंग्रेजी के मामले में। एनसीईआरटी वाला वो पैराग्राफ मेरे पास है नहीं, वरना एनसीईआरटी वाला पैराग्राफ में पढ़ा देती हूँ, ठीक है? हाँ और बेटा ऐसा नहीं है सिर्फ यही दो शर्तें, ये हमने दो मेंशन करी है, ऐसे कुछ और ग्राउंड बेसिस होंगे जिसके बेसिस पर आप मतलब अबॉर्शन अलाउ कर सकते हैं, ठीक है? डन 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 हो गया बच्चा पार्टी। यस डन डन हो गया बच्चा पार्टी, पक्की बात? हाँ जी लिख लिया है ना? चलो एक बारी मैं एनसीईआरटी रीड कराऊं, एक बारी मैं एनसीईआरटी रीड कराऊं, ठीक है? तो एमटीपी में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, इंटेंशनल। जैसे कई लोग बेटा इंटेंशनल, बेटा यहां पे डाउट्स पूछते हैं, इंटेंशनल जानबूझ के बकवास करना, जानबूझ के गंदे डाउट्स पूछना, जानबूझ के पोक करना, जानबूझ के परेशान। इंटेंशनल का मतलब होता है, क्योंकि तुम तो अबॉर्शंस का भी मतलब पूछ रहे हो, ठीक है? इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। और इंड्यूस्ड, बेटा ये वर्ड जरूर ऐड करो, इंड्यूस्ड एबॉर्शन जरूर वर्ड अपने एनसीईआरटी में ऐड करो, अपने नोट्स में ऐड करो। एमटीपी के पास अपनी इच्छा के अनुसार प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देना बिफोर फुल टर्म, मतलब पूरा डेवलपमेंट होने से पहले, उसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंड्यूस मतलब किया जाने वाला, हमने खुद उसे करवाया, इंड्यूस्ड एबॉर्शंस, ठीक है? यस नियरली 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज अराउंड 1/5 of the total conceived pregnancy in a year. Whether to accept or legalize MTP or not, there is a debate debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious, social issues involved in it. Obviously बात है बेटा, एक लाइफ को तुम अबॉर्ट कर रहे हो तो लोगों की इमोशंस बहुत ज्यादा उससे जुड़ी होती है, एथिक्स जुड़े होते हैं, रिलीजियस वैल्यूज जुड़े होते हैं। तो अभी भी ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि इसको लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. Of course, उसके साथ में रूल्स बनाए गए ताकि बेटा इसका मिसयूज ना हो पाए। Such restrictions are all more important to check indiscriminate illegal female feticide which are reported to be high in India. ये बहुत बड़ा एक चीज है। MTP को लीगलाइज तो कर दिया, फिर बेटा एमनियोसेंटेसिस भी लोगों को पता था, एमनियोसेंटेसिस करवाते थे और पता करते थे जेंडर क्या है। जैसे ही पता चलता था कि फीमेल है जेंडर, तो उसको क्या कर दिया जाता था बेटा, अबॉर्ट कर दिया जाता था, एमटीपी करा दिया जाता था। इसीलिए उसके साथ में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए ताकि इस तरीके की फीमेल फीटिसाइड वाली कंडीशन और इसका मिसयूज वाली कंडीशन को रोका जा सके। समझ आ रही है बच्चों बात? वाई एमटीपी? एमटीपी क्यों?
Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptive during coitus or rapes. ठीक है, MTBs. और बेटा देखो, सारी जगह की लॉज भी अलग अलग हैं, सबके लॉ के रूल्स भी अलग अलग हैं. जो हमने अभी पढ़ा वो हमने अपने यहाँ पे क्या 2017 के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो हमने रूल्स बनाए हैं. ठीक है, ऑफकोर्स अनवांटेड प्रेगनेंसी से रिड करना, वॉलेंट्री टर्मिनेशंस कराते हैं, लेकिन हमारा जो लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग हम कब करा सकते हैं, क्या ग्राउंड बेसिस होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, देखो, MTBs आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी may be harmful or even fatal to either mother or the fetus or both. ठीक है, MTBs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 week of pregnancy. Second trimester are much more riskier. Second trimester के बाद ज्यादा risk factor बढ़ जाता है. One disturbing trend observed in it is that majority of MTBs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too. लेकिन एक दुख की बात ये है कि अगर आप ट्रेंड ऑब्जर्व करो तो ज्यादातर MTB छुप छुपा के इलीगली किसी से भी करवा लिया जाता है, जो कि बच्चा के लिए तो है ही, उसको तो अबॉर्ट ही कर रहे हो, और वो जो मदर है उसके लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है. ठीक है, तो another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child, and frequently if the fetus is found to be female it is followed by MTP. समझ में आ रही है बात, कि जैसे ही पता चलता है कि फीमेल है तो उसको MTP करा दिया जाता है. इसके आगे क्या लिखा है यहाँ, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल. तो बोला ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल लीगल के खिलाफ है. ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपने सेक्स पता किया बच्चे का और आप उसको अबॉर्ट कर दे रहे हो, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते. सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर बोथ द यंग मदर एंड द फीटस. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. बोला कि अगर लोगों को बेटा नहीं चाहिए बेबी और कैजुअल सेक्स केसेस हो रहे हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो गई है, तो लोगों को एजुकेट कर दो, काउंसलिंग कर दो कि किस तरीके से आप बेटा प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इंफॉर्मेशन दे दो, तो इस तरीके की कई सारी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है. ठीक है, समझ आ गई बात. मेरे पास बेटा वो ना ऑरेंज वाला जो चीज था ना, वो है वो मेरे पास है नहीं. ठीक है, तो वो मैं अगले दिन रीड करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. वो जो मैंने आपको 2017 वाला बताया, तो मेरे पास ना वो यहाँ पे मेरे को मिला नहीं है, तो मेरे को लग रहा था कि वो आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं होगा, तो वो मेरे पास है नहीं. ठीक है, तो मैं अगले दिन रीड करा दूंगी. पर मेरे को एक बात बताओ, यहां तक बेटा कोई दुखदार समस्या? यस एवरीबॉडी, बेटा एनी प्रॉब्लम सो फार? हमने एक इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ा, इंजेक्टेबल्स के बारे में पढ़ा, बहुत आसान था. वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के बारे में पढ़ा, बहुत आसान था. साइड इफेक्ट्स पढ़े, क्या हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, अगेन इजी बेटा. देन वी टॉक्ड अबाउट MTP में सिर्फ डेटा है, इतने महीने तक अबॉर्शंस करा सकते हैं. 2017 में एक जो लॉ बना था उसके अकॉर्डिंग क्या शर्तें रखी गई थी, कब कब किया जाना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए. MTP को इंडिया में कब लीगलाइज किया गया, वर्ल्ड वाइड कितने MTP होते हैं, वो हाउ मच परसेंटेज होते हैं टोटल कंसीव प्रेगनेंसी के, बस हमने इतना ही डेटा पढ़ा है. ठीक है, ठीक है, यस. आई थिंक बेटा कल की क्लास हमारी PYQ वाली क्लास होगी, तो कल की क्लास को अटेम्प्ट करने के लिए PYQ जरूर करके आना. ठीक है, अभी टाइम है तो मैं इसको इंट्रोडक्शन करूंगी. इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक बचा है और STD थोड़ा सा बचेगा, कल हम PYQs करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अच्छे से इस चीज को पढ़ के आए ताकि आप बेटा PYQ अच्छे से सॉल्व कर पाए. ठीक है, यस, समझ आ रही है बच्चों बात? तो एक बार STD का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. STD का क्या मतलब होता है बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सेक्सुअली तो बेटा कैसे ट्रांसमिट हो रही होगी, इसका नाम खुद ही बोल रहा है कि किस टाइप की बीमारी है, किस टाइप की बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है. जो सेक्सुअली बेटा ट्रांसमिट होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, ठीक है, नॉट यूजिंग कॉन्डोम्स व्हाइल हैविंग सेक्स ऑब्वियसली. तो ऐसा नहीं है बेटा कि फॉरएवर यू विल हैव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इफ यू डोंट यूज बैरियर मेथड्स, ऐसा थोड़ी होता है भाई. दूसरे बंदे को पहले होना भी चाहिए बीमारी, तभी फैलेगी ना. बीमारी फैलने के लिए बीमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बेवकूफ जैसा सवाल आता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में. अच्छा मैम फिर जब प्रेगनेंसी कंसीव करनी होगी तब तो कोई मैम बैरियर मेथड यूज नहीं करेगा, तो फिर मैम उसको STD हो जाएगा. भाई STD होने के लिए STD होना भी चाहिए. समझ आ रही है मेरी बात? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस
विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस भी बोलते हैं, वेनीरियल डिजीजेस भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडी बोल दो, और वीडी भी बोलते हैं, वेनीरियल डिजीजेस, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स या पेल्विक, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी। एनसीईआरटी में दिया है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस? नहीं, एनसीईआरटी में दिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो एनसीईआरटी वाला ही लिखते हैं। पेल्विक में जो इन्फ्लामेशन होती है वो इसका सिम्टम भी दिखता है, तो वो मैं आगे लिखवा दूंगी। एनसीईआरटी वाले लिखते हैं आरटीआई, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से सफर करता है वो वाला एज ग्रुप है जो सबसे कम इंफॉर्मेटिव होता है और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने अपने आप को सोचता है। 15 से 24, दैट एडोलेसेंस एज ग्रुप, ये जो एज ग्रुप है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा चांसेस है इनमें ये जीवन में गलतियां करने के, जीवन में दिशा भटकने के। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि इनको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी मैं आपको ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस भी पढ़ाऊंगी। ड्रग अब्यूज इसी एज ग्रुप में बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो सही गलत की हार्मोन्स जो होते हैं ना पीक पर होते हैं, और हार्मोन्स का जब बेटा लोचा होता है तो फिर कोई डिसीजन मेकिंग सही नहीं होती है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? तो 15 से लेकर 24 साल वाला जो एज ग्रुप है इसमें सबसे ज्यादा आरटीआई या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस देखने को मिलते हैं। और आश्चर्य की बात यह है, देखो इसमें से कई बीमारियां डेडली हैं, मतलब अगर हो गई मतलब गॉन है, उस यू कैन नॉट ट्रीट इट। उसमें आपने एड्स का नाम सुना होगा। एड्स अगर अभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल, ठीक है, उसमें बहुत सारी है कि अगर 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 प्रिवेंशन बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हो गया तो फिर उसका कुछ आप नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ एसटीडीज हैं बेटा जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। मैं खुद ही बेटा दिशा भटक गई। मैं कुछ बता रही थी और मैं ना बताते बताते फिर भूल गई कि मैं क्या बता रही थी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि बेटा एक्चुअल में ना इसको पकड़ पाना, वही डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिम्टम्स ही कुछ ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि एसटीडी हुई है। जैसे जेनाइटल ऑर्गन्स में इचिंग होना, उनमें रेडनेस होना, उसमें स्वेलिंग हो जाना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना। तो कई बार ना बेटा ऐसा लगता है कि दिस इज नॉर्मल ओनली, ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, इग्नोर करते हैं हम। अर्ली सिम्टम्स को जो है इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से बेटा बहुत ज्यादा कंडीशन बिगड़ जाती है। दीज आर दी अर्ली सिम्टम्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इचिंग होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना। और बेटा एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, जब आप इसको देख नहीं रहे हो, आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे हो, एक्सट्रीम कंडीशन में इनफर्टिलिटी दिखती है फीमेल्स में, ठीक है, कैंसर तक की सिचुएशन दिखती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डू यू रिमेंबर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? डू यू रिमेंबर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? हाँ, ऐसी बहुत सारी भयंकर कंडीशन आपको बाद में दिखती है, लेटर स्टेजेस में। इनिशियल सिम्टम्स बहुत नॉर्मल से होते हैं, इसीलिए इग्नोर कर देते हैं लोग, ठीक है। यस, मेरी बात समझ आ रही है एवरीबॉडी? ठीक है। वैसे मैं अब यहां से कंटिन्यू नहीं कर रही हूं, बट मैं आपको एक स्लाइड दूंगी, वो आप लिख के आना। मैं यहां पे एक चीज लिख रही हूं, एज ग्रुप मोस्ट प्रोन टू एसटीडी। दिस इज बच्चों 15 से 24 साल का जो एज ग्रुप है। तो जो सिम्टम्स हैं वो हम अगले दिन करेंगे, बीमारियों के नाम हम अगले दिन करेंगे, और इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। लेकिन एक मैं चीज देके जा रही हूँ, एक तो मैंने तुम्हें बेटा 11th क्लास का भी होमवर्क दिया है, लेकिन तुम पहले बेटा क्या करना ना, रिप्रोडक्टिव ये वाला जो है ना हेल्थ, इसको रिवाइज करना, क्योंकि कल इसके एमसीक्यूज होंगे। तो अगर तुम इट्स ओके कल अगर तुम 11th वाला नहीं भी पढ़ के आए तो इट्स ओके, आप पहले इस चीज को पढ़ना, क्योंकि इसके पीवाईक्यू करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसका पीवाईक्यू तभी इफेक्टिव होगा बेटा। हाँ, इम्प्लांटेशन एनीवेयर एल्स अदर देन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को छोड़ के किसी और जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आप पहले बेटा क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ के आएंगे, और इसमें बेटा 1 घंटे का, आई थिंक 1 घंटे 15 मिनट तक का टॉपिक बचा हुआ है, और आधे घंटे हम पीवाईक्यूज कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, कल इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। यस, एक बेटा ये वाली टेबल आप बना के आ जाना, जब मैंने बना के लिखा ही हुई है, इसको आप बना लेना प्लीज, ठीक है। ये मैं होमवर्क दे रही हूँ,
या बना लेना, वैसे मैं कल लेके आऊंगी इसको। एनसीईआरटी में ना एक्चुअल में ये चीज दी नहीं हुई है, पर मैंने क्यों बनाई है ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने क्यों बनाया है। आपके पास टाइम हो तो आप बना के आ जाना। कितना ही टाइम लगेगा बेटा, 5 मिनट टाइम लगेगा, बना लेना, ठीक है। समझ आ रही है बात? मैं यहां से बेटा अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी। तो एक बात पहले मेरे को बताओ, टॉपिक्स वर वेल क्लियर टू यू ऑल? बहुत ज्यादा चैटिंग कर रहे थे तुम लोग, तुम्हें समझ आया बेटा आज जो पढ़ा है? यस, पक्की बात? और उसका आंसर, होमवर्क का आंसर कमेंट्स में देना, आई विल रीड योर कमेंट्स, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। सॉन्ग बेटा होगा, लेकिन आप पहले मेरे को ये बताइए कि टॉपिक वाज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ठीक है, पढ़ाई बस करते रहो, ये एक ही चीज है बच्चों, ठीक है। जो बातें करते हैं वो करते रहेंगे, जो पढ़ने वाले वो पढ़ते रहेंगे, सिंपल। जो पढ़ाने वाला वो पढ़ाता रहेगा, क्यों? हाँ, जो हमारे चैट्स देख रहे हैं वो देखते रहेंगे, ठीक है। हाँ, ऑल गुड, बढ़िया, ठीक है। तो कमेंट्स में डू मेक श्योर टू आंसर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू। बाकी 2 लाइन आप लोगों के लिए। गाने का तो मेरा बेटा स्टॉक खत्म हो चुका है, पढ़ाने का स्टॉक तो चलो वही हर साल पढ़ाना होता है, गाना मैं कहाँ से नया नया लेके आऊँ, ठीक है। फिर भी मैं 1-2 लाइन आप लोगों को सुना देती हूँ, ठीक है। हौले से सिरहाने में छोड़ कर वो बातें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर वो यादें, आँखों से ओझल होना जाना तू साथी, उड़ता सा बादल होना जाना, धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा, धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक सी यादों का ये धागा, हौले से सिरहाने में रख कर वो यादें। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अटेंडिंग दी सेशन, फॉर बीइंग देयर। सी यू ऑल टुमारो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ PYQ वी विल सॉल्व, ठीक है। आप जरूर उसको करके आना, ठीक है। लव यू बच्चा पाड़ी, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।